प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पर्वत निर्माण से संबंधित कोबर के जियोसिंक्लाइनल ओरोजेन थियरी, भूसन्नति पर्वत निर्माण सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। वैसे सिद्धांत बहुत विस्तृत है और इसके लिए आपको मेरी पुस्तकों में अध्ययन करना होगा, लेकिन हम यहाँ पर चूँकि 14 मिनट का हमें केवल वीडियो बनाना है, इसलिए उसके प्रमुख बातों को ही आपके सामने रखेंगे। कोबर महोदय ऑस्ट्रिया के एक लब्ध प्रतिष्ठ जियोलॉजिस्ट थे। ही वॉज ए फेमस ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट। और ये हम पहले बता दें आपको कि महाद्वीप और महासागरीय बेसिन के निर्माण के संबंध में और पर्वतों के निर्माण के संबंध में वैज्ञानिकों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता रहा है। नंबर एक, प्रथम वर्ग के वे विद्वान जो पृथ्वी के शीतलन द्वारा उसमें होने वाले संकुचन यानी कंट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन कूलिंग में विश्वास करते थे और इन्हें संकुचनवादी कंट्रैक्शनिस्ट कहा जाता है। कंट्रैक्शनिस्ट या संकुचनवादी का मतलब विचारों में संकुचित होना नहीं, बल्कि शीतल होने के कारण, ठंडी होने के कारण पृथ्वी के भूपर्पटी में होने वाले कंट्रैक्शन या संकुचन। इसमें कोबर महोदय, जेफरीज महोदय, हॉल, डाना और हाग महोदय इत्यादि प्रमुख आते हैं। दूसरा वर्ग उन विद्वानों का है जो महाद्वीप और महासागरों के अस्थायित्व नॉन परमानेंसी ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन में विश्वास करते हैं, अर्थात इनमें गतिशीलता होती रहती है। और इसके अंतर्गत महाद्वीपीय प्रवाह वर्ग के विद्वानों को सम्मिलित किया जाता है, जिनको हम कहते हैं ड्रिफ्टिस्ट ग्रुप। प्रवाह में विश्वास, महाद्वीपीय प्रवाह में विश्वास करने वाले विद्वान, जिसके अंतर्गत एफ.बी. टेलर, ए.जी. वेगनर, आर्थर होम्स, डेली और तमाम आगे चल कर के प्लेट टेक्टोनिक थियरी के समर्थक इस वर्ग में आते हैं। तो इस संकुचनवादी विचारधारा के समर्थकों में कोबर महोदय आते हैं। और कोबर महोदय का मानना था कि सभी वलित पर्वतों का निर्माण एक खास जलीय क्षेत्रों से हुआ है। इन्होंने बताया कि प्रारंभ में पृथ्वी पर दो प्रमुख आकृतियां थीं। एक दृढ़ भूखंड, रिजिड मासेस, जिसको कोबर महोदय ने क्राइटोजेन कहा है, और दूसरा जल के गतिशील चलायमान क्षेत्र, मोबाइल जोन्स ऑफ वाटर, जिसको इन्होंने भूसन्नति नाम दिया है, जियोसिंक्लाइन। और इसी जियोसिंक्लाइन से पर्वतों का निर्माण होता है। अतः भूसन्नतियाँ पर्वत निर्माण की स्थल होती हैं, जिसके लिए इन्होंने नाम दिया ओरोजेन। तो इस तरह से दो प्रमुख आकृतियाँ थी, क्राइटोजेन रिजिड मासेस और ओरोजेन यानी भूसन्नतियाँ। पर्वत निर्माण के संदर्भ में सबसे जो विवाद का विषय रहा है वो रहा है पर्वत निर्माण के लिए सुलभ बल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्विजिट फोर्स फॉर माउंटेन बिल्डिंग। और विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के बलों का उपयोग अपने सिद्धांतों में किया है। कोबर महोदय के सिद्धांत में वलन की क्रिया को प्रभावित करने वाला जो बल है, फोर्स है, वो पृथ्वी के शीतल होकर सिकुड़ने से उत्पन्न बल है। कोबर एम्प्लॉयड द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ड्यू टू कूलिंग ऑफ द अर्थ। और इस तरह से पृथ्वी के ठंडा होने से उसमें जो सिकुड़न उत्पन्न होती है, उससे क्षतिज कंप्रेसिव फोर्स का जनन होता है।
horizontal compressive forces are generated because of contraction of the earth due to cooling। और इस क्षतिज कंट्रैक्शन फोर्स यानी संकुचन के द्वारा उत्पन्न क्षतिज बल से पर्वतों का निर्माण होता है। अब आइए देखते हैं कैसे। तो कोबर महोदय ने बताया कि पर्वत निर्माण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है लिथोजेनेसिस की अवस्था, दूसरी होती है ओरोजेनेसिस की अवस्था, पर्वत निर्माण की अवस्था, और तीसरी होती है लिप्टो या ग्लिप्टोजेनेसिस की स्टेज ऑफ ग्लिप्टोजेनेसिस यानी पर्वत के विकास की अवस्था। तो प्रथम अवस्था जो लिथोजेनेसिस होती है, इसमें दृढ़ भूखंड होते हैं, रिजिड मॉसेस जिसको इन्होंने क्राइटोजन कहा, और उनके बीच में जल के चलीय क्षेत्र होते हैं, मोबाइल जोन्स ऑफ वाटर इन बिटवीन क्राइटोजन जिसको इन्होंने ओरोजन कहा। क्राइटोजन के लगातार अपक्षय और अपर्दन कंटिन्यूअस वेदरिंग एंड इरोजन के कारण अवसाद का जनन होता है। सेडिमेंट्स आर ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वेदरिंग एंड इरोजन और यू कैन से denudation, and these sediments were deposited in the orogen। orogen means geosyncline। और इस तरह से क्राइटोजन के अपर्दन से उत्पन्न अवसादों का लगातार भूसन्निधियों में निक्षेपण होता गया। एक बात और जान लें कि कोबर महोदय ने भूसन्निधि को जल के लंबे और चौड़े जलीय क्षेत्र माना है। According to Kober, geosynclines were long and wide mobile zones of water। लेकिन इसमें जो है पहली प्रक्रिया क्या होती है कि भूसन्निधि का निर्माण होता है पृथ्वी के कंट्रैक्शन के कारण, फिर उसमें क्राइटोजन के अपर्दन द्वारा उत्पन्न अवसादों का निक्षेपण होता है, और जिस कारण अत्यधिक भार होने के कारण भूसन्निधि की तली में धंसाव होता जाता है। तो लिथोजेनेसिस की पहली अवस्था में 2 प्रक्रियाएं काम करती हैं, सेडिमेंटेशन और दूसरा सबसीडेंस। क्राइटोजन के अपर्दन के द्वारा उत्पन्न अवसादों का जो निक्षेपण होता है भूसन्निधि में, सेडिमेंटेशन, और सेडिमेंटेशन के कारण जो अवसादों का वजन पड़ता है भारी मात्रा में होने के कारण, तो भूसन्निधि की तली में धंसाव होता है, ये होता है सबसीडेंस। इस तरह से इस प्रक्रिया के लगातार काम करते रहने से भूसन्निधि में मलबा का सेडिमेंट्स की अपार राशि, इमेंस वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड अप टू ग्रेटर थिकनेस। दूसरी स्टेज आती है ओरोजेनेसिस की, जिस समय की पृथ्वी के शीतल होने से सिकुड़न उत्पन्न होती है पृथ्वी के क्रस्ट में, जिससे क्षतिज बल उत्पन्न होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज जनरेटेड। और इस हॉरिजॉन्टल फोर्स का चूँकि क्राइटोजन को इन्होंने 4 लैंड नाम भी दिया है, इसलिए कोबर का सिद्धांत 4 लैंड थियरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो 4 लैंड होते हैं या क्राइटोजन होते हैं, वो आमने सामने खिसकने लगते हैं। क्यों खिसकते हैं? कंप्रेसिव फोर्स जनरेटेड बाय कंट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ड्यू टू कूलिंग। और नतीजा क्या होता है कि भूसन्निधि में जो मलबा होता है, सेडिमेंट्स होते हैं, वो कंप्रेस हो जाते हैं और वो वलित हो जाते हैं, जिस तरह पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है। So the mountain ranges are formed due to compression of sediments in the geosyncline due to face-to-face movement of both the 4 lands together। और इस तरह से भूसन्निधि का मलबा कितना वलित होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो 4 लैंड हैं या क्राइटोजन हैं, उनके आमने सामने खिसकने से उत्पन्न कंप्रेसिव फोर्स कितना प्रबल है। इफ द फोर्सेस आर
very acute, very strong forces, then whole of the sediments are buckled and folded. यदि ये कंप्रेसिव फोर्स या संपीडनात्मक बल बहुत अधिक होता है तो भूसन्नति का सारा मलबा वलित हो जाता है और कोई भी भाग अवशिष्ट नहीं रहता है। लेकिन यदि फोर्सेस उतनी प्रबल नहीं होती हैं तो केवल किनारे वाले भाग वलित होते हैं। तो किनारे मार्जिनल रेंजेस उत्पन्न होती हैं जिसको कोबर महोदय ने रैंड केटेन नाम दिया है। और इस तरह से सीमांत श्रेणियों के बीच का भाग वलन से अप्रभावित रह जाता है, जिसको इन्होंने ज़ायसनबर्ग या स्वासिनबर्ग ऑस्ट्रियन भाषा में नाम दिया है, जिसको हम इंग्लिश में मीडियन मास या मध्य पिंड कहते हैं। ये मध्य पिंड होता है। और कोबर महोदय के सिद्धांत का यही सबसे बड़ा जो आकर्षण है, सबसे बड़ा पॉजिटिव बिंदु है कि इनकी मीडियन मास के द्वारा वर्तमान पर्वत श्रेणियों के स्थितियों का पूर्णतया इनकी व्याख्या की जा सकती है। जैसे यूरोप में अल्पाइन चेन का और उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में एटलस पर्वत का निर्माण, उत्तर से यूरोपियन लैंड मास और दक्षिण से अफ्रीकन लैंड मास के आमने सामने खिसकने से टेथीस के भूसन्नति के वलित होने से इन पर्वतों का निर्माण हुआ। और जो रूम सागर है वह अवशिष्ट मीडियन मास के रूप में है। इसी तरह से हिमालय और कुनलुन के बीच में जो अवशिष्ट भाग रह गया वह तिब्बत का पठार मीडियन मास है। इसी तरह से ईरान में जाग्रोस और अलबुर्ज पर्वतों के बीच में जो ईरानियन पठार है वो मीडियन मास का उदाहरण है। इसी तरह से पॉन्टिक और टारस पर्वतों के बीच में अनाटोलिया का पठार एक मीडियन मास का उदाहरण है। तो इस तरह से लेकिन कोबर के दोनों फोरलाइन आमने सामने खिसकते थे, दोनों में खिसका होता गया, जिससे इन पर्वतों का निर्माण हुआ। तीसरी अवस्था होती है कोबर महोदय के सिद्धांत की, वो लिप्टोजेंसिस या पर्वत विकास की, जिसमें पर्वतों के बनने के बाद उनमें अपर्दन होता जाता है, उनकी ऊंचाई कम होती है, तो आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट के लिए नीचे से फिर उसमें उभार होता है, पर्वत में वृद्धि होती जाती है ऊंचाई में, फिर अपर्दन होता चलता जाता है। इस तरह से चक्र पूरा होता है। और ये है कोबर महोदय के भूसन्नति सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय। लेकिन विशद इसकी विश्लेषणात्मक एनालिटिकल व्याख्या के लिए आप मेरी पुस्तक जियोमॉर्फोलॉजी, भूआकृति विज्ञान या भौतिक भूगोल का स्वरूप या फिजिकल ज्योग्राफी में अवश्य पढ़ें, तभी हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ हम आपको बता दें कि स्विस महोदय के अनुसार केवल एक फोरलाइन आगे बढ़ता है, दूसरा अपनी जगह पर स्थिर रहता है। लेकिन कोबर के अनुसार दोनों फोरलाइन आमने सामने खिसकते हैं। स्विस महोदय का सिद्धांत ये मान्य नहीं है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थियरी के आधार पर यह प्रमाणित हो गया है कि दो जो भाग होते हैं वो आमने सामने सरकते हैं, कन्वर्जेंस होता है, जिस कारण पर्वतों का निर्माण होता है। कोबर महोदय के सिद्धांत के आधार पर पूरब से पश्चिम फैले हुए पर्वतों की व्याख्या तो बड़ी अच्छे ढंग से हो जाती है, जैसे अल्पाइन माउंटेन सिस्टम। लेकिन उत्तर से दक्षिण फैले हुए पर्वतों के व्याख्या में थोड़ी कठिनाई होती है, जैसे रॉकीज़ और एंडीज़ का। आप जो है पुनः पुस्तक से पढ़ करके मेरे इस व्याख्यान को सुन करके मिलान करके एक संक्षिप्त नोट बना लीजिए, जो आपको आने वाली परीक्षाओं में काम देगा। नमस्कार।